Hello student, today we will discuss new organ of the cell which is called endoplasmic reticulum. आज हम सेल का एक नया ऑर्गन पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक, आइए देखते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि नाम से पता चल रहा आपको, इंडो जो अंदर हो, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम दिस इज द नेटवर्क. रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बात समझ में आ रही है? नो, अब जरा इसकी हिस्ट्री बारे में पढ़ लो. सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड गार्नियर. इट इज ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर. गार्नियर ने पहली बार इसको सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था. उसके बाद इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर was given by Porter Claude and Fuller. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज गार्नियर. उसके बाद इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये दिया गया तीन साइंटिस्टों के द्वारा. द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलर. ओके, टर्म इस ऑर्गन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम था पोर्टर. बात समझ में आई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहली बार सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने. अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलर एंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर. बात समझ में आ रही है? नो. अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है. तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसके अंदर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. एक्सेप्शन, इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं. जर्म सेल एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी. मैमेलियन आरबीसी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, एक्सेप्ट जर्म सेल. जर्म सेल मीन्स स्पर्म, ओवा. और जो मैच्योर मैमेलियन से आरबीसी है जो आपकी रेड ब्लड कार्पल्स है, जब मैच्योर फॉर्म आ जाती है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो एब्सेंट होता है. बात समझ में आ रही? फिर से एक बार देखें. इसको सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट कॉल्ड गार्नियर. अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका दिया गया था तीन साइंटिस्टों के द्वारा, पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलर. टर्म जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दिया गया था साइंटिस्ट पोर्टर के द्वारा.
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सब में पाई जाती है, सिवाय जर्म सेल और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में। यानी आरबीसी और जर्म सेल को छोड़ करके जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सिवाय जर्म सेल के और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, जो परिपक्व मैमल्स की आरबीसी है, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। बात समझ में आ रही है? अब इसकी बात करेंगे नंबर से, कितनी संख्या होती है किसी सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके पहले हम गोल्गी बॉडी पढ़ रहे थे, उसकी संख्या को देखे थे। अब हम देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संख्या है, जो नंबर है, वो एक सेल में कितनी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि उस सेल का मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर सेल ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी शो कर रहा है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस उसमें ज़्यादा हो रही है, तो उस सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की रेट कम है, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर रही है, तो ऐसे सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो नंबर डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। इफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इज वेरी हाई in that cell, the number of endoplasmic reticulum will be maximum. But if metabolic activity is very low or low in that cell, the number of endoplasmic reticulum is also less. बात समझ में आ रही है? तो ये नंबर जो है वो डिपेंड करता है कि सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार की होती है। टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम in short it is called ER. ER is the symbol of endoplasmic reticulum. इसको शॉर्ट में, छोटे में हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक ER। फुल फॉर्म इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही? तो हम देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था गार्नियर। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया गया पोर्टर, क्लाउडे और फ्लर के द्वारा। टर्म जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिया गया पोर्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। ये जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सब में पाई जाती है, सिवाय जर्म सेल और मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके। मैमेलियन आरबीसी और जर्म सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, उसी प्रकार नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, रफ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड सेकेंड इज कॉल्ड स्मूथ। रफ क्यों कहा गया? तो जाहिर सी बात है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो सरफेस है उस पर कुछ न कुछ पार्टिकल मौजूद होंगे, जिसके कारण जो है वो थोड़ी रफ हो जाती है। तो जो पार्टिकल उसके ऊपर मौजूद है, द नेम ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड राइबोसोम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर
और राइबोसोम एब्सेंट होता है, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही है? जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिस पार्ट पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट on the surface, present on the surface, on the surface। तो अगर सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम्स एब्सेंट। बात समझाई कि नहीं समझाई? तो सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया गार्नियर थे। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया गया पोर्टर, क्लाउडे और फुलर के द्वारा। टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट germ cell and mammalian RBC. It is also absent in prokaryotic cells. Types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are of two types: rough endoplasmic reticulum and second is called smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum जिसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर।
न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम आपको सेल के अंदर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 एलिमेंट हैं जो मिलकर के इस नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, एंड देन दैट ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टर्नी। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर इन पैरेलल टू ईच अदर। ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी से जो ब्रांच निकल रही है जिसको हम कह रहे हैं ट्यूबुल्स, और यहाँ पर कुछ ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सिस्टर्नी, second vacuoles, and third is called tubules. Endoplasmic reticulum consists of 3 elements, cisternae, vacuoles and tubules. Cisternae, यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ये जो पैरेलल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टर्नी, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज द पार्टिकल ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी, देयरफॉर दिस पोर्शन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है? सिस्टर्नी, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर originate from the outer wall of nucleus are in parallel. This parallel tube-like structure is called cisternae. There are so many particles of ribosomes are present on the surface of cisternae. Therefore, this part is called rough endoplasmic reticulum. बात समझ में आ रही है? अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप देख रहे हैं कि कुछ ब्रांच निकल रही है। जो ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच को हम कहते हैं ट्यूबुल्स। इसका जो डायमीटर है इससे थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो ट्यूबुल्स है, उस ट्यूबुल्स के ऊपर आपको राइबोसोम के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर राइबोसोम के पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम के पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो दिस पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पोर्शन है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम आपसे पहले कह चुके हैं कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके सरफेस पर राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद होंगे। तो जिस एंडोप्लाज्मिक पार्ट पर राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पर राइबोसोम के पार्टिकल एब्सेंट होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर आ रहा है और यहाँ पर ये स्मूथ जो पार्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये ध्यान रखिए, सिस्टर्नी जो है हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है, न्यूक्लियस साइड्स होगा, यानी न्यूक्लियस से जो अटैच है वो सिस्टर्नी है, और जो ट्यूबुल्स है वो आपकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। ध्यान से देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट अटैच होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुल्स, और वो पार्ट जो न्यूक्लियस से अटैच है वो पार्ट कहलाता है आपका सिस्टर्नी। सिस्टर्नी न्यूक्लियस अटैच होगी, और जो ट्यूबुल्स है वो किससे जाके अटैच हो रहा है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वैक्यूल्स कहाँ से आया? ये सिस्टर्नी और ये आपकी जो ट्यूबुल्स है इसमें बडिंग के द्वारा, बट समझ रहे हैं, जैसे ये कोई ऑर्गन है, इससे एक आउटग्रोथ निकली, ये जो आउटग्रोथ है इसी आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। जैसे यहाँ पे भी कुछ आउटग्रोथ निकलेगी, और आउटग्रोथ जो निकलेगी उस आउटग्रोथ को हम कहेंगे बड। यही बड जो है बाद में इससे डिटैच हो जाएगा, यहाँ जो बड बनेगा वो बड बनकर अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वो वैक्यूल्स। तो यहाँ जो वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वैक्यूल जो है सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स के बडिंग के द्वारा पैदा होती है, बडिंग के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जब बडिंग होगी तो आपको यहाँ वैक्यूल नजर आएंगे। जो वैक्यूल जिसपे जिस वैक्यूल्स पे आपको राइबोसोम के पार्टिकल नजर आ रहे हैं, वो वैक्यूल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सिस्टर्नी से। और जिस वैक्यूल पे राइबोसोम के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो ओरिजिनेट हो रही है आपके ट्यूबुल से। तो जो वैक्यूल का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? वैक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है आपके
सिस्टर्नी और जो ट्यूबुल्स है उसके बडिंग के द्वारा। जब बडिंग होगी तो वैक्यूल्स बनेंगे। तो जिस वैक्यूल्स पे राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद हैं वो सिस्टर्नी से पैदा हुए हैं, और जिस वैक्यूल्स पे राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद नहीं है वो किससे पैदा हुए हैं? वो पैदा हुए आपके ट्यूबुल्स से। बात समझ में आ रही है? दिस द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum consists of 3 elements: cisternae, vacuoles and tubules. Cisternae, tube-like structure which are in parallel, originate from the nucleus, is called cisternae. There are so many particles of ribosomes are present on the cisternae. Therefore, this portion of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. यहाँ से सिस्टर्नी से कुछ ब्रांच निकल रही है, जो ब्रांच निकल रही है जिस पर आपके राइबोसोम के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं ट्यूबुल्स। तो अगर इस पे राइबोसोम के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं तो दिस पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद यहाँ कुछ वैक्यूल्स भी नजर आ रहे हैं। ये वैक्यूल्स कहाँ से पैदा हुए? ये वैक्यूल्स सिस्टर्नी और जो आपका ट्यूबुल्स है उसके बडिंग के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। तो अगर इस वैक्यूल्स के ऊपर अगर राइबोसोम के पार्टिकल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? सिस्टर्नी से। और जिस वैक्यूल के अंदर ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? इस ट्यूबुल से। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आइए अब बात करते हैं इसका फंक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टर्नी का पोर्शन है वो न्यूक्लियस से अटैच होगा, जो ट्यूबुल्स का पोर्शन है वो किससे अटैच होगा? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर which are present in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. This network structure which are present in the cytoplasm of the cell is called endoplasmic reticulum. बात समझ आई? नाउ अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। क्या फंक्शन इसका? फंक्शन फंक्शन क्या इसका? आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस अटैच है, सिस्टर्नी का पार्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके न्यूक्लियस अटैच है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे अटैच है? आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस तरह से ये जो नेटवर्क है ये आपके सेल को एक फ्रेमवर्क देता है। जैसे कि आपकी बॉडी में अगर बोन्स ना होती तो बॉडी का कोई शेप ही नहीं होता, कोई शेप नहीं बनता, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनता। लेकिन बोन्स के हो जाने का बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का एक शेप बन रहा है। ठीक उसी प्रकार ये अगर ना होता तो हो सकता था ये सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स कर जाती। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू दी सेल। पहला फंक्शन इसका, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क and shape to the cell। ठीक, ये जो है शेप को एक फ्रेमवर्क और क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए। अब न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन है उसको सेल के दूसरे आर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क जो मैसेज यहाँ पे है वो मैसेज यहाँ से इसमें आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ इस पार्ट तक आएगा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगा, और यहाँ से होता हुआ दूसरे सेल में क्या होगा? चला जाएगा। तो पहला फंक्शन तो ये हुआ कि ये जो है आपके सेल को एक फ्रेमवर्क दे रहा है। दूसरा फंक्शन, न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेज है उस मैसेज को सेल के दूसरे आर्गन तथा दूसरे सेल तक पहुंचाने काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द नेटवर्क बाय विच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द अदर सेल और अदर आर्गन ऑफ द सेल। बस समझ? सेकेंड पोर्शन, इट ट्रांसफर information from the nucleus to the other
organelles and or other cell। बात समझ में आ रही है? यहां से जो मैसेज न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस से मैसेज निकल करके इस सेल के जितने आर्गन हैं उस आर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ एक सेल से मैसेज दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से मैसेज होता हुआ इस ट्यूबुल से होता हुआ एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से ये जो नेटवर्क है इसका दूसरा फंक्शन क्या हुआ? ये मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ जो सेल के आर्गन है उनको भी मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है? थर्ड पोर्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि कैसे मैसेज जो है इस न्यूक्लियस से दूसरे आर्गन और दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा। तो मैसेज को न्यूक्लियस से सेल के दूसरे आर्गन तथा दूसरे सेल तक ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आई? नाउ थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है इसका? जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर राइबोसोम के पार्टिकल नजर आ रहे हैं। अगर राइबोसोम के पार्टिकल हैं तो हमने इसके पहले जिक्र किया आपसे कि राइबोसोम जिस पर मौजूद होगा तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का फंक्शन ही है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहाँ जो राइबोसोम है अगर यहाँ मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर चूंकि राइबोसोम के पार्टिकल नहीं मौजूद हैं इसलिए ये जो ट्यूबुल्स है ये किसका सिंथेसिस करेगा? लिपिड का, फैट का। और ये प्रोटीन और ये लिपिड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद जो है वो दूसरे सेल आर्गन को ट्रांसफर किए जाएंगे या दूसरे सेल को ट्रांसफर किए जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन हो गया प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? सिस्टर्नी वाला पार्ट जिस पर राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद है। अगर राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद हैं तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इस पर राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद नहीं है तो ये किसका सिंथेसिस करेगा? लिपिड का। और ये जो लिपिड और प्रोटीन बन रहा है ये यहाँ से निकल करके पहुँचेंगे गोल्गी बॉडी में, और जब गोल्गी बॉडी में पहुँचेंगे तो गोल्गी बॉडी जो है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एंजाइम में और हार्मोन्स में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो एंजाइम और हार्मोन्स दूसरे सेल आर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो तीसरा फंक्शन, अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करेगा आपके लिपिड का। रफ ER सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम के पार्टिकल मौजूद हैं और राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। बात समझ आ रही? नाउ सेकेंड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। बात समझ आई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट फंक्शन, एक और फंक्शन इसका देखिए, इट हेल्प in the formation of cell plate, in the formation of cell plate. During cell division. तो सेल डिवीजन के
के दौरान सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन उसमें भी मदद करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी बात सुन रहे? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड शेप टू द सेल। ये सेल को फ्रेमवर्क और एक शेप देता है। सेकेंड, ये जो है मैसेज को, इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से सेल के दूसरे ऑर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द अदर ऑर्गेनल्स और अदर सेल। जो दूसरी सेल है उसमें मैसेज को ट्रांसफर करेगा, या जो सेल के दूसरे ऑर्गन है उसमें इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा आपने। यहाँ देखिए जो सिस्टर्नी है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये जो पोर्शन है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। ये जो पोर्शन है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका सिंथेसिस करेगी? लिपिड का। ये प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद कहाँ पहुँचेंगे? गाल्जी बॉडी में। गाल्जी बॉडी इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वो वहाँ से रिलीज होकर के सेल के दूसरे ऑर्गन तक पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है? नो। तो अभी तक हमने देखा नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। Ribosomes. I will study ribosome in next lecture. Okay, thank you.